हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग ओलंपियाड की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने स्कूल की एजुकेशन पे भी ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो ओलंपियाड बेस कैंप है, यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक की चीज़ें आपको कवर करा रहे हैं। और इन बेसिक चीज़ों में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोग जब प्रिपरेशन करते हो ओलंपियाड की या जेई की, तो आप लोग मिस कर जाते हो। तो इन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 और 2 आपको डिलीवर किया है, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में मैटर एंड उससे रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, ये सब हमने समझा था। और सेकंड लेक्चर में हम मूव करे थे डिफरेंट डेफिनेशन लाइक आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोडाइफर, आइसोटर्न, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फिर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन पे गए थे, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक ग्राफ बनाने हमने सीखे थे। और फिर हम लास्ट में आए थे कैपिटल आर यानी गैस कांस्टेंट की यूनिट पे। तो ये अपने बच्चों लास्ट की कुछ क्लास में, 2 क्लासेस में हमने टॉपिक कवर किए थे। तो आप सभी का मैं आज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको आज लेक्चर 3, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था थर्ड क्लास में, कि हम आज की क्लास में मोल कैलकुलेशन सीखेंगे। तो हम आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं बच्चों मोल। तो अब देखो, बेसिक डेफिनेशन में जब हम कंटिन्यू चलते हैं तो आइसोडाइफर्स, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सब आप चीज़ें लास्ट क्लास में देख चुके हो। और मोल को भी मैंने आपको बता दिया कि मोल बताता क्या है। ये हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है। और 1 मोल इक्वल टू क्या निकल के आता है, ठीक है। तो 1 मोल समरी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। 1 मोल हमारे पास किसके इक्वल निकल के आता है बच्चों। तो 1 मोल की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितना निकल के आती है, 6.022 इंटू 10⁻³ क्या एंटिटीज, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना बच्चों, इस नंबर को हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा नंबर भी बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। और इस अवोगाद्रोस नंबर को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा अवोगाद्रोस नंबर हो गया, जिसपे हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एन ए से उसको रिप्रेजेंट करें। तो इसको बहुत सिंपल से टर्म्स में समझे कि अगर हमारे पास 1 मोल एटम है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 2 मोल एटम का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम एक मेथड यूज करते हैं बच्चों, आज वो मेथड भी हम समझेंगे जिसे डब्बा मेथड बोलते हैं या यूनिटरी मेथड बोलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे, जिस पे काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया है और करेक्ट आंसर भी वहाँ पर मार्क किए हैं। तो उन सभी को अगर हम बात करें तो क्वेश्चन समझ में आए कि किस तरह से हम उन कन्वर्जन को यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम उसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे जिसे हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। और ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये तो मैंने बच्चों आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में कि जो मोल होता है ना, ये मोल मतलब ये जो नंबर है यहाँ पर, इसको आपने पीछे एंटिटीज लिखा है, ये एंटिटीज कुछ भी हो सकता है। ये हमने लास्ट क्लास में भी समझा था। अब ये एंटिटीज मोल के पीछे जो वर्ड लग जाता है वही बन जाता है। जैसे 1 मोल स्टूडेंट यानी 6.022 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब ये बात आती है कि ये मोल हम निकालते कैसे हैं। ये एक नंबर है और एक मोल कैलकुलेशन पे हम बहुत सिंपल से टर्म में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मोल को कैलकुलेट करने के 4 डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोल है। तो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे बच्चों मोल की, ठीक है। तो हमारे पास मोल को कैलकुलेट करने के 4 तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट तरीका है हमारा मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है।
अगर वो मॉलिक्यूल है तो आप मोलर मास लोगे, और अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास यहाँ पर रखाई में आएगा। और मोलर मास और एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको लेक्चर 1 और 2 में लेक्चर 1 में मेनली आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है, कि मॉलिक्यूल का मास हम कैसे निकालते हैं। तो ये कब जो गिवन मास हमें रखना है सब्सटेंस का वो यहाँ पे ग्राम में रखना होता है, और मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना आता है। तो ये हमारा फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट हो गया, बेसिक फॉर्मूला हो गया मोल का। सेकेंड चीज, हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमें एंटिटीज दे दी जाए, नंबर ऑफ एंटिटीज दे दी जाए। अब ये बच्चों क्वेश्चन में कुछ भी हो सकती है, ये क्वेश्चन में एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिवाइडेड बाय हमें क्या करना होता है, एवोगाद्रो नंबर करना होता है। तो जब आपको नंबर ऑफ एंटिटीज दे दी जाए और उसको हम एन से डिवाइड करते हैं, एन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये जो रेशो निकल के आता है वो उस एंटिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकल के आता है। थर्ड इक्वेशन हमें सभी को पता है, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेट के लिए लगाते हैं, गैसियस स्टेट के लिए। इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, कि इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा, गैसियस स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, फोर्थ। बच्चों ये जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है ये भी सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, गैसियस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। अब गैसियस स्टेट के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे और ये कब एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे जो मोल निकल के आता है वो निकल के आता है वॉल्यूम ऑफ गैस। बच्चों आपको वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पे रखना है, कौन सी यूनिट में रखना है, तो इन लीटर रखना है और एट एचटीपी रखना है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या फॉर्मूला बना मोल का, मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एचटीपी अपॉन 22.7। अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ये लगा होगा, सर आपने 22.7 कैसे लिखा दिया, हमने तो 22.4 पढ़ा हुआ है। ये क्या लोचा है कि हमने तो सर 22.4 पढ़ा हुआ है, आप 22.7 लिखा रहे हो, ये कैसे डिफरेंट कैसे हो गया भाई। वो एचटीपी पे तो जब हम वॉल्यूम लेते हैं तो अपन 22.4 रखते हैं। तो बच्चों यहीं पर ज्यादातर बच्चे गलती करके आते हैं, यही चीज बच्चों को क्लियर नहीं है। तो इसको हम एक बार अभी समझेंगे डिटेल में कि यहाँ पर एचटीपी से मीनिंग क्या है, और एचटीपी से मीनिंग होने के बाद यहाँ 22.7 क्यों लिखा जा रहा है, 22.4 क्यों नहीं लिखा जा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले तो हमें ये क्लियर होना जरूरी है कि मोल कैलकुलेट करने के हमारे पास ये 4 डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, जिनमें से ये दोनों फॉर्मूले ओनली एंड ओनली गैसियस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। लास्ट के जो 2 फॉर्मूले हमने लिखे हैं ना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए अप्लाई होते हैं, बाकी किसी भी फिजिकल स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम अभी और क्वेश्चन के डिटेल में ना जाके पहले तो ये समझे कि ये एचटीपी का मीनिंग क्या होता है, और ये 22.7 ही क्यों लिखा, 22.4 क्यों नहीं लिखा, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं मोर के लिए, हम एक एक को अभी धीरे धीरे यूज करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एस टी। तो बच्चों ये जो एस है इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एस फॉर स्टैंडर्ड, टी फॉर टेम्परेचर एंड पी फॉर क्या हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक। अब ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम यूज करते हैं बच्चों वो 273 केल्विन, जिसे आप 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हो, यूज करते हैं। प्रेशर जो हम यूज करते हैं बच्चों वो हम यूज करते हैं 1 बार, ठीक है। हाँ अब आप बोलोगे सर हमने तो 1 एटीएम पढ़ा हुआ है, तो बच्चों ओल्ड आईयूपीएसी के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्रेशर वहां पे 1 एटीएम लिया जाता था, बट अभी जो करंट आईयूपीएसी का कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो एचटीपी पे प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 बार होता है। तो ये आप लोग क्लियर रखना, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट एचटीपी, तो करेक्ट आंसर होगा 1 बार। और 1 बार आने की वजह से नीचे जो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आया वो 22.7 आया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम तो 1 एटीएम यूज कर रहे हैं, तो बेटा 1 एटीएम ओल्ड आईयूपीएसी कन्वेंशन है, पुरानी सारी बुक्स में 1 एटीएम ही चला रहा है, लेकिन ये अभी तक अपडेट लोगों ने नहीं किया है बुक्स में। तो आप लोग याद रखना कि जब 1 एटीएम होता था
तो ये 22.4 हम यूज करते थे, बट इट इज अ ओल्ड डाटा। ये अब ओल्ड डाटा हो गया। और यह हम बोलते हैं कि अगर एनटीपी अगर आपको दिया गया है ना, तो इसे आप एनटीपी पे यूज कर सकते हो। क्लियर? लेकिन अगर आपसे एचटीपी बोला जाए, जिसका की मीनिंग होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, 0.15 आप लिख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो प्रेशर होता है एचटीपी पे बच्चों, वो 1 बार होता है, और 1 बार होता है तो 22.7 आपका यहाँ पे मोलर वॉल्यूम निकल के आएगा। ये जो वैल्यू है ना, ये मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो ये 22.7 लीटर या 22.4 जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसे हम क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो करंट आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग बच्चों एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। क्यों? क्योंकि प्रेशर 1 बार निकल के आता है। लेकिन जो ओल्ड डाटा है, ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारा मोलर वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है, क्योंकि प्रेशर पहले 1 एटीएम माना जाता। तो आजकल ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कहलाता है। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो उस पर जो मोल होगा वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 हो जाएगा। लेकिन जो एसटीपी है, एसटीपी पे जो मोल निकल के आएगा बच्चों, वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7 आएगा। फिर आप लोगों को ये दिक्कत आती है कि सर हमने तो जितने भी क्वेश्चन करे उसमें 22.4 ही लिखा हुआ है। तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि अगर ये क्वेश्चन ओलंपियाड या जेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो वो करंट डाटा यूज करके ही क्वेश्चन सेट करेंगे। जो बुक्स या जो भी मटेरियल आप लोग पढ़ रहे हो उसमें ओल्ड डाटा यूज है, वो काफी टाइम पहले से मार्केट में चली हुई है, वो अपडेट नहीं की गई है। इस वजह से वहां पर आपको कैलकुलेशन 22.4 से देखने को मिलती है। होप सो आपको ये टर्म क्लियर हुई होगी। तो अब याद रखना बच्चों अभी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एचटीपी लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लेते हैं, तो मोलर वॉल्यूम हमारा 22.7 निकल के आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे बेसिक 4 फॉर्मूले थे। गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगाद्रो नंबर, पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7, जिसके बेसिस पे हमें क्या करना है? मोल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेरे को पता है आप सभी को मोल बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आता है ना? मैंने बिल्कुल बेसिक सा आपको ये फॉर्मूले बेस बनाने की कोशिश की है, ताकि हमें क्रिस्टल क्लियर रहे कि हम कर क्या रहे हैं मोल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो यूनिटरी मेथड है उसको मैं एक बार दोबारा सिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ताकि हम बिल्कुल बेसिक से चीजें आगे बढ़ाएं। तो आपको क्या करना है? आपको मोल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या? मोल। कैलकुलेट मोल। उसमें फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारे पास है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बहुत ही सिंपल सा 980 ग्राम H2SO4। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है? 980 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, तो उसमें मोल बताना है। इसी का सेकंड पार्ट है कि हमें दिया हुआ है कि 12.044 into 10 raised to the power 24 molecule of H2O। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो भी इसमें भी हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। और थर्ड सी पार्ट जो हमें दिया है वो दिया है 45.4 लीटर ऑक्सीजन एट STP। इन तीनों में बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोल कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है ना? बहुत ही प्यारे तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखो हमें ये गिवन मास दिया हुआ है, और H2SO4 का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास आता है वो 1 आता है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन है, तो इंटू 2 कर दो। सल्फर का एटॉमिक मास बच्चों 32 आता है। ठीक है, प्लस कर दो, इंटू सल्फर कितने हैं हमारे पास? 1 है। प्लस ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बच्चों 16 आता है, और कितने ऑक्सीजन है? 4। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 98 हो गए। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास H2SO4 है, जिसका कि मॉलिक्यूलर मास क्या आया है? 98 निकल के आया है।
तो हमारे पास मोलिक्यूलर मास आ गया, हमारे पास गिवन मास है। तो यहाँ से बच्चों मोल का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 980 डिवाइडेड बाय 98, जो कि कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। ठीक है, तो मोल हमारा यहाँ पे 10 हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। अब देखो जो सेकंड पार्ट है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा गलती आप लोगों की इसी पार्ट के अंदर होती है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो यहीं पर हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें एटम दिया है या मॉलिक्यूल दिया है हमें, या इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हम यहाँ पे मोल किसका निकालें। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो उसने बोल दिया मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो आपको पता है बच्चों, H2O खुद एक मॉलिक्यूल है। H2O खुद एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर इस नंबर के पीछे मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज यहाँ पर हमारी मॉलिक्यूल बनी है। यानी आप मोल कैसे बोलोगे, आप मोल बोलोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ कितना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पर है 12.044 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो बच्चों इससे ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 2 टाइम्स। इससे ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 10 टाइम्स। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो 20 निकल के आएगा। क्लियर। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सेकंड केस में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए। अभी थर्ड केस में बात करें, तो थर्ड केस में मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल इक्वल टू आएगा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 45.4 डिवाइडेड बाय 22.7। अब आपको लेना है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आप कोई मटेरियल सोल्व कर रहे हो तो वो हो सकता है मटेरियल ओल्ड कैलकुलेशन को ही कंसीडर करके बनाया हुआ है। बट अगर आप ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे हो, फिर बोल रहा हूँ, ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो मोल के इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पे 22.7 ही यूज करना है। तो इससे कितने टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 2 टाइम्स। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का हमारा जो आंसर होगा, वो कितने मोल्स निकल के आ रहे हैं, 2 मोल निकल के आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही बेसिक और सिंपल था। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, हमें ये तो समझ में आया कि कैसे हमें मोल यूज करने हैं। तो जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि 40 ग्राम हमारे पास NaOH है। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है 980 ग्राम हमारे पास H3PO4 है। थर्ड वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है कि 180 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज है। ठीक है, ये सब हमारे गिवन मास कौन सी यूनिट में दिए हैं बच्चों, ग्राम। और फोर्थ वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है कि 342 किलोग्राम हमारे पास सुक्रोज है। हमें क्या करना है, इन चारों केस में मोल कैलकुलेट करना है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कैसे मोल कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी को इनका मोलर मास कैलकुलेट करना आता है। तो सेकंड वाली जो कॉलम है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबका मोलर मास लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मोलर मास NaOH की बात करें तो 40 निकल के आएगा। H3PO4 तो आपको होता है हाइड्रोजन का 1, वैसे तो 98 होता है, आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो 1 इंटू 3 प्लस फास्फोरस का 31 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो ये हमारा कितना हो गया, ये 98 हो गया। ग्लूकोज आप सभी कैलकुलेट कर चुके हो, 180 होता है। और सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला, चलो मैं फॉर्मूला दे देता हूँ। ग्लूकोज होता है आपके लिए C6H12O6, और जो सुक्रोज होता है बच्चों, सुक्रोज होता है C12H22O11। ठीक है बच्चों तो इसके लिए जो हमारे पास इसका मोलर मास निकल के आएगा वो 342 निकल के आएगा। तो हमारे पास सभी के मोलिकुलर मास आ गए। अब तो हमें क्या करना है, इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही सिंपल है, कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो देखो गिवन मास है यहाँ पे 40, मोलर मास भी 40, तो इसमें आ गया नंबर ऑफ मोल्स 1। यहाँ पे गिवन मास हमारे पास 980 अपन मोलर मास कितना है 98, तो इसके लिए बच्चों हमारे पास कितना आ गया नंबर ऑफ मोल 10। गिवन मास 180 अपॉन मोलर मास भी हमारा 180, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जब देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1। गिवन मास, अब देखो यहाँ पे बच्चों कौन सी यूनिट में दिया हुआ है गिवन मास, किलोग्राम में दिया हुआ है। तो किलोग्राम में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो 340 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या हो गया 342।
तो ये हमारा कितना हो गया 10⁻³ यानी हमारे इस केस में नंबर ऑफ मोल की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1000 निकल के आएगी। तो बच्चों अगर आपको किसी भी और यूनिट में दिया हुआ है वो ग्राम के अलावा तो उससे आप ग्राम में कन्वर्ट करो और फिर उसके मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है कि मेरे पास जैसे कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, हमें कुछ पॉइंट दिए हैं। अब यहाँ पे एंटिटीज दिए है, क्या दिया है इस केस में एंटिटीज। जैसे कि जब गिवन मास दिया जाता है तो बिल्कुल सिंपल होता है, बहुत आसानी से आप क्या करते हो उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके और नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हो। अब जब हमें नंबर ऑफ एंटिटीज दे दी जाए तो नंबर ऑफ एंटिटीज में हम कैसे मोल कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ए हमें दिया हुआ है 6.022 into 10 raised to the power 23 O2 molecule। ठीक है, सेकंड में हमें दिया हुआ है बी क्या दिया हुआ है कि हमारे को वैल्यू दी हुई है 6.022 into 10 raised to the power 23 ऑक्सीजन एटम। अब ध्यान से समझना दोनों चीजें। ठीक है, ऊपर वाले केस में हमें बच्चों मॉलिक्यूल दे दिया और नीचे वाले केस में हमें ऑक्सीजन एटम दे दिया, और हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है कि आपको मोल बताने हैं दोनों केस में। क्या बताने हैं बच्चों, मोल बताना है। किसका बताना है, तो O2 का बताना है। यहां भी मोल किसका बताना है, O2 का बताना है। अब ये क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले फर्स्ट वाले केस को कंसीडर करते हैं। हमें जो एंटिटीज दी है वो मॉलिक्यूल दिया है, यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की है, और जो मोल पूछा है वो भी मॉलिक्यूल का ही पूछा है। यानी यहाँ तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्योंकि जो मोल्स ऑफ O2 निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास, जो कि क्या है 30, सॉरी यहाँ पर तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया तो किससे डिवाइड करेंगे, इसके एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आ गया ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारे पास सीधा सीधा 1 हो जाएगी। यानी फर्स्ट वाले केस में तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो आंसर होगा वो क्या निकल के आएगा बच्चों, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1 आएंगे। लेकिन अब आप लोग थोड़े से यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो जब हमारे को सेकंड वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है। कैसे, कि हमें ये जो नंबर ऑफ एंटिटीज दी है बच्चों ये ऑक्सीजन एटम की दी है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स है उसके मोल पूछा है, यानी O2 का मोल पूछा है, और एंटिटीज हमें ऑक्सीजन एटम की दी हुई है। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट अप्रोच, यहां पर हमें नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है तो हमारे पास एंटिटीज क्या बनी, हमारे पास एंटिटीज बनी नंबर ऑफ एटम। दोनों तरीके समझ लेना, आप दोनों में से कोई से भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एंटिटीज हमारे पास क्या बनी बच्चों, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या करोगे, एवोगाद्रो नंबर। तो ये जो मोल देगा ना ये ऑक्सीजन एटम का देगा। किसका देगा, ये जो मोल देगा वो ऑक्सीजन एटम का देगा। तो यहां से मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो आंसर आया वो तो 1 आ गया। कैसे आया, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मैंने ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 नीचे किया, तो ये 1 आ गया ऑक्सीजन एटम का। लेकिन हमें चाहिए किसका, हमें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का चाहिए। तो आप यहाँ पे हमें एक यूनिटरी मेथड जिसे हम डब्बा मेथड बोलते हैं यूज करना पड़ेगा। अब ये डब्बा मेथड क्या है, ये मैंने आपको नहीं सिखाया, ये आपको किसी ने नहीं सिखाया, ये बचपन से आप सीखे हुए हो, बचपन से ये आपको आता है। इस यूनिटरी मेथड को एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ कि लेट से जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे 4 5 6 साल के, जब आप उंगली पे ऐसे काउंट करते थे 1 2 3, फिंगर पे ऐसे काउंट करते थे 1 2 3, तब मान लो आप अभी 6 साल के हैं और आपकी मम्मी ने आपको 5 रुपए का सिक्का दिया और आपको बोला जा दुकान पे जा और 2 रुपए की तेरे लिए चॉकलेट ले आ। ठीक है, दुकान पे जा और 2 रुपए की तेरी चॉकलेट ले आ। अब आपने एक चॉकलेट सेलेक्ट की दुकान पे जाके जो कि 1 रुपए में 3 आती है। कितनी आती है बच्चों, 1 रुपए में 3 आती है। तो आपको तो 2 रुपए की खरीदनी है, तो आप क्या बोलते हो, 2 रुपए में 6 देना। आपने ही बोला ना ये, तो ये कैसे बोला, ये जो आपने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया इसे हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं।
ठीक है, दोबारा समझना, 1 रुपए की 3 चॉकलेट तो 2 रुपए की कितनी आई, 6 चॉकलेट। ये आपको बचपन से आता है, ये मैंने नहीं सिखाया, लेकिन जब हम मॉल में जाते हैं तो ये सब उड़ जाता है। आप बोलते हो सर ये कैसे लगा है, अरे आपको आता है, बस उसको लिखने का सही तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको यहाँ पर सीखना है। कैसे, देखो आपको पता है कि यहाँ पर हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो चॉकलेट और रुपीस में करनी है, ये तो क्लियर है। तो एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ हम चॉकलेट लिख रहे हैं, लिख दी, और एक तरफ हम रुपीस लिख रहे हैं। ये डब्बा बनाओ, बहुत सिंपल अप्रोच है, कभी गड़बड़ नहीं होगी। एक तरफ चॉकलेट लिख दो, एक तरफ रुपीस लिख दो। 1 रुपए में कितनी चॉकलेट, 3, लिख दी यहाँ पे। अब आपको ये पता है कि आपके पास कितने रुपीस हैं जो कि आपको वहां पे स्पेंड करने हैं, 2 रुपीस। 3 तो आप वापस लेके आओगे क्योंकि मम्मा ने बोला है ऐसा। तो अब 2 रुपीस में कितनी आएगी, हमें नहीं आता, लेट से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमें नहीं आती ये चीज, हमने उसको क्या माना, एक्स माना। आंसर तो हमें पता है कि 6 आना चाहिए, बट कैसे आना चाहिए उसको हम देख लेते हैं। तो हमें नहीं पता थोड़ी देर के लिए, या हम किसी को सिखा रहे हैं, तो कितनी चॉकलेट आएगी तो उसको एक्स माना। अब आपको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इक्वल टू 3 × 2 यानी कितना हो गया, देखो 6 आ गया। तो ये जो मेथड है ना, दिस इज कॉल्ड लब्बा मेथड, यूनिटरी मेथड, या आपके बचपन का मेथड जो कि आपको आता है। बस इसे ही हमें यहाँ पे यूज करना है, सही तरीके से यूज करना है। ये यूज करना आ गया तो मोल से सिंपल चैप्टर केमिस्ट्री में कोई सा नहीं है। देखो कैसे है, हम क्या कर रहे हैं हमें एटम दिया हुआ है, हमें मॉलिक्यूल के मोल निकालने हैं, है तो दोनों मोल ही। तो यहाँ पर हम एटम लिख रहे हैं और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल। अच्छा किसकी बात हो रही है बच्चों, ऑक्सीजन की, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल के बीच में ही रिलेशन है यहाँ पर। तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम आते हैं, 2। अब आप बोलोगे सर कैसे, ये रहा ना O2, एक O2 में कितने एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। हमारे पास एटम के मोल कितने आए, 1। तो 1 में कितने होंगे उसको मान लो x, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो आंसर निकल के आया है वो हमारा क्या निकल के आया है, 1/2 निकल के आया। क्या ये पॉइंट क्लियर है, अभी हम इसको और अच्छे से करेंगे और डिटेल से समझेंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको समझाता हूँ, सेकंड वाले पार्ट पे जा रहे हैं हम। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम दिया हुआ था ध्यान से समझना, ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। हमसे बोल रहा है मोल ऑफ O2 निकालना है। अब तो हमें आंसर भी पता है कि आंसर कितना आना चाहिए, 1/2। अब अगेन दो तरीके, एक तरीका मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज ऑक्सीजन एटम है, उससे ऑक्सीजन एटम के मोल निकाल लो और उससे मॉलिक्यूल के मोल निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है, आपको ऑक्सीजन एटम के मोल पता है, आप O2 मॉलिक्यूल्स निकालो। क्या निकालो, O2 के मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करो। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन यूनिटरी मेथड। कैसे लगाओगे, यहाँ लिख दो मॉलिक्यूल और यहाँ लिख दो क्या, एटम। हमें पता है एक मॉलिक्यूल का मतलब कितने एटम, 2। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, सॉरी हमारे पास एटम दिए, कितने दिए हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसे हम एक्स मानेंगे। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.2 को नीचे ले जाओ, 3.11 इंटू 10⁻23। तो ये क्या है बच्चों, ये मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए। किसके आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके आ गए बच्चों, ऑक्सीजन के आ गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के आ गए तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ O2, तो वो हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। तो देखो है तो वही चीज, आपने पहले मॉलिक्यूल निकाल लिए फिर उसका मोल निकाल रहे हो, ये तरीका है। या पहले आप एटम के मोल निकाल लो उससे मॉलिक्यूल के मोल निकालो, वो दूसरा तरीका है। तो कंसेप्ट तो वही है, आपको एटम से अल्टीमेटली मॉलिक्यूल पे जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से कितना आ गया, 3.011 इंटू 10⁻, सॉरी 23 डिवाइडेड बाय 6.022
इंटू 10⁻⁻23 ये गया। तो यहाँ से बच्चों हमारा आंसर आया 1/2। ठीक है बच्चों, तो इसको एक और सिंपल से क्वेश्चन से हम और अच्छे से समझते हैं कि कैसे हमें क्या निकालना होता है। जैसे कि आपको एक बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिया हुआ है 1800 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? तो सबसे फर्स्ट आपको निकालना है मोल, सेकेंड आपको निकालना है मॉलिक्यूल, थर्ड आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, एंड फोर्थ आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बढ़ रहे हैं अभी हम। फिफ्थ आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये सारी चीजें हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यानी कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये टोटल है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलते हैं स्टार्ट करें कैलकुलेशन। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो कंपाउंड हमें दिया है वो क्या दिया है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, जिसका मोलिकुलर मास आप निकालोगे तो बच्चों कार्बन का 6, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कितने हैं 6, प्लस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 × 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 6। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हमें क्या देगा 180। तो ये तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूल मास आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं मोल। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास जो कि 180 क्वेश्चन ने दिया है अपन मोलर मास 180, यानी ये तो हमारे पास 1 आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल सा तरीका हो गया, बहुत बढ़िया। सेकंड पे जाते हैं। सेकंड पे हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो हमें पता है मोल इक्वल टू क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ एंटिटीज यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन गई, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, क्या एवोगाद्रो नंबर यानी Na। Na के टर्म्स में चलने देते हैं, और इसकी वैल्यू को हमने अभी अभी कैलकुलेट की। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ रहे थे वो 1 निकल के आ रहे थे। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का आंसर क्या निकल के आया बच्चों, Na को इधर ले जाओ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। फिर अब हम आते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट हमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। तो हमने मोल निकाल लिया, मॉलिक्यूल निकाल लिया। अब एक अप्रोच सिखा रहा हूं बच्चों, इस अप्रोच को याद रखना। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पे, कि आपको कभी भी टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन, टोटल एटम, हाइड्रोजन एटम, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करो, अप्रोच क्या बोलती है, आप सबसे पहले मोल निकालो। क्या निकालो, मोल कैलकुलेट करो। एक बार जहां पे मोल आ गया तो मोल से आप पहुंचो किस पे, मॉलिक्यूल पे। दोबारा सुन लेना, एक बार पहले क्या आ गया मोल, तो मोल से आ गए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दिया जब तो बहुत ही अच्छी बात है, हम सीधे इस स्टेप पे आ गए। और अगर मॉलिक्यूल नहीं दिया, कुछ और दिया है, गिवन मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, ठीक है, तो आप किसी भी तरह से उससे मोल पे पहुंच जाओ। मोल पे पहुंचने के बाद मॉलिक्यूल निकालो यूनिटरी मेथड से, कि एक मोल में एन मॉलिक्यूल होते हैं तो उस मोल में कितने होंगे। अब मॉलिक्यूल आने के बाद आप मॉलिक्यूल से कैलकुलेट करोगे क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, एक्स वाई जेड, और कोई भी वैल्यू अगर हमें पूछी हो तो वो हम इससे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ, सी पार्ट में आते हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, टोटल एटम निकालने हैं। तो देखो टोटल एटम निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने टोटल मॉलिक्यूल निकाल लिए, जो कि कितने आए मेरे 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैंने यहाँ लिखा बच्चों, टोटल मॉलिक्यूल मेरे पास आ चुके हैं कितना, 6.022 इंटू 10⁻23, और मुझे निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यही निकालना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, कैसे हम टोटल मॉलिक्यूल से टोटल एटम निकालें, तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग यूज करो यूनिटरी मेथड। मॉलिक्यूल से ये सब निकालना है तो कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड या डब्बा मेथड इसे हम बोलते हैं, ये आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, यहाँ आप लिखो मॉलिक्यूल और यहाँ आप लिखो एटम।
ठीक है, यहाँ आप लिखो मॉलिक्यूल और यहाँ आप लिखो एटम। अब कौन सा मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, उसका बच्चों फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं टोटल एटम काउंट करूं तो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हुए 24। दोबारा देखना, एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हुए 24। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻⁻23, उसमें कितना होगा, उसमें x होगा। ठीक है, x मान लिया मैंने। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल से टोटल एटम का आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर आपको ये अप्रोच दोबारा से क्लियर कर देता हूं कि क्या करना है। जब भी आपको ये बोला जाए कि हमें मोल निकालना है, क्या निकालना है, मोल कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, आप चुपचाप पहले मोल से मॉलिक्यूल पे जाओ। बिल्कुल, अब मान लो एटम निकालना है तो मॉलिक्यूल और एटम के बीच में यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन के बीच में यूनिटरी मेथड, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसे अभी हम सोल्व करेंगे। प्रोटॉन निकालना है तो मॉलिक्यूल और प्रोटॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन निकालना है तो मॉलिक्यूल और न्यूट्रॉन के बीच में यूनिटरी मेथड लगेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने कैलकुलेट कर लिया था प्रीवियस स्लाइड पे, जो कि 6.022 इंटू 10⁻⁻ कितना आ रहा है 23 आ रहा है। अब हमसे बोला है टोटल एटम, तो मैंने यूनिटरी मेथड लगाया किसके बीच में, मॉलिक्यूल एंड एटम के बीच में, क्योंकि हमसे एटम पूछा है यहाँ पे। तो एक तरफ मैंने मॉलिक्यूल लिखा और एक तरफ एटम लिखा। मुझे क्या करना है, एक मॉलिक्यूल में कितने टोटल एटम है वो पता पड़ जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया, तो पता पड़ा कि उसमें 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम है। तो 6 प्लस 12 प्लस 6 टोटल 24 एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो एक के अंदर टोटल 24 है, तो एन के अंदर टोटल कितना होगा x, तो क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये यूनिटरी मेथड क्लियर है। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन पे जाते हैं, उससे हमें और क्लियरिटी आएगी। ठीक, जैसे कि अब इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है, सी के बाद डी पार्ट, कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करें, हम पहले टोटल मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने टोटल मॉलिक्यूल कैलकुलेट किया। अब टोटल मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, तो देखो टोटल मॉलिक्यूल की वैल्यू हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 है, यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें यूनिटरी मेथड लगाना है किसके बीच में बच्चों, मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगाना है। तो आप क्या करो, पहले एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। तो C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है, तो कार्बन कार्बन के पास आपको होता है कि एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन के पास ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनटू जब मैं उसके नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने कार्बन है तो इंटू 6, यहाँ कितने हाइड्रोजन है तो इंटू 12, यहाँ कितने ऑक्सीजन है तो इंटू 6, तो ये कितना हो गया 36। यानी 6 कार्बन के पास यहाँ पर 36 इलेक्ट्रॉन है, 12 हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, और 6 ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 48 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल हमारे पास जब हमने देखा तो एक मॉलिक्यूल के पास 96 इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के पास बच्चों। तो देखो अब हमें क्या करना है, या यूनिटरी मेथड लगाना है किस किस के बीच में, तो हमें लगाना है मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। कैसे लगाना है कि एक मॉलिक्यूल में 96 इलेक्ट्रॉन है, कैसे है, अभी अभी निकाला हमने, एक मॉलिक्यूल में 96 है, तो बताओ 6.022 इंटू 10⁻23 में कितने होंगे। तो उसको हमने x मान लिया और क्या किया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 96 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल इतने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एक्सक्यूज मी। ठीक है बच्चों, तो इस केस में अगेन हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड यूज किया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर कैलकुलेट किया। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमसे क्या पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा। देखो हमने अभी मोल निकाल लिया, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल निकाल लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमने नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर लिया 24 इंटू Na। ठीक, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट अभी अभी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला है, पहले एक मॉलिक्यूल में कैलकुलेट किया और हमने यूनिटरी मेथड लगाया और सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करके हमारे पास जो वैल्यू आई सॉल्व करके वो आई 96 Na इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। तो जब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो अगेन वही चीज है, हम क्या करें, एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन निकाल लें। आप इसके लिए सबसे फर्स्ट क्लास आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी जिसमें मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। और मैंने आपको बोला था कि मुझे पता है कि बहुत बेसिक है, आप सभी को आता है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से ये आपको लिखवा देता हूँ। तो हमें यहाँ पे आप किसकी कैलकुलेशन करनी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो देखो सबसे पहले कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में 1 भी नहीं होता है और ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये हमारे को क्या देता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और सबके मास नंबर हमें पता है और सबके एटॉमिक नंबर भी पता है। अब ग्लूकोज है C6H12O6, तो कितने कार्बन है टोटल, 6 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 12, और हाइड्रोजन को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू 0 है, और ऑक्सीजन है कितने 6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 36, ये कितना हो गया हमारे पास 0, और ये कितना हो गया 48। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 84। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यानी हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स है वो निकल के आ गया है। ठीक है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन्स आ गया। अब तो हमें क्या करना है, अब तो हमें बस यूनिटरी मेथड लगाना है। कैसे लगाना है, यहाँ मॉलिक्यूल और यहाँ पे क्या हो गया न्यूट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में 84 न्यूट्रॉन है, कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो 6.022 इंटू 10⁻23 में कितना होगा, तो उसको हमने x मान लिया और क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 84 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये x क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया, बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि आपको अप्रोच क्लियर हो कि पहले मोल जाना है, मोल से मॉलिक्यूल जाना है, और मॉलिक्यूल से ही हमें आगे सारे यूनिटरी मेथड लगाने हैं। ठीक है, तो इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए अब हम जल्दी से कुछ बेसिक, सिंपल से और सिस्टमेटिक और अच्छे क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है जो भी नंबर चलेगा कि कैलकुलेट टोटल हाइड्रोजन एटम इन 3420 ग्राम सुक्रोज। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें टोटल हाइड्रोजन एटम बताने हैं आप सिर्फ, और उसने कुछ नहीं बोला, आपसे सिर्फ टोटल हाइड्रोजन एटम पूछा है। किस में पूछा है, तो उसने एक डाटा दे दिया कि आपके पास 3420 ग्राम शुगर है, शुगर बोले तो सुक्रोज है। अब सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है C12H22O11 होता है, ये हमारे पास सुक्रोज का फॉर्मूला है। तो अब बच्चों अप्रोच क्या है, दोबारा समझो, पहले मोल, मोल से मॉलिक्यूल और फिर यूनिटरी मेथड। तो जाते हैं, सबसे पहले मोल, मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल आएगा गिवन मास, गिवन मास है 3420, इसका मोलिकुलर मास अब आप लोगों को निकालना आता है, इसका मोलिकुलर मास होगा 342। ठीक है, तो इसका जो मोलिकुलर मास है वो 342, तो यहाँ पे मोल कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। तो अब हमें मॉलिक्यूल निकालना है, तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, इसके लिए और सिंपल कर देता हूँ, मॉलिक्यूल आपका होता है मोल इंटू Na। तो यहाँ से हमारे पास 10 Na मॉलिक्यूल्स आ गए, आ गए। अब हमें क्या करना है, अब तो हमें यूनिटरी मेथड लगाना है। कैसे लगाना है, देखो इधर मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल और इधर लिख रहा हूँ मैं हाइड्रोजन एटम, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, तो आप सभी का आंसर है सर 22 है, बहुत बढ़िया।
एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम है 22, तो बोलो 10 Na में कितना होगा? तो यहाँ लिखो 10 Na और इसे क्या मान लो x, और फिर क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 10 इंटू 22 Na, जो कि कितना हो जाएगा 220 Na। ये क्या हो जाएगा बच्चों 220 Na। तो इस तरह से अब हम टोटल हाइड्रोजन एटम निकालेंगे। देखो कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो गया, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगेन अप्रोच मोल पे जाओ, मोल से मॉलिक्यूल निकालो और मॉलिक्यूल निकाल के यूनिटरी मेथड लगा दो, तो हमारा आंसर आ गया 220 Na। और कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन और, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि सर और करा दो, बिल्कुल करा देंगे, क्यों नहीं कराएंगे। देखो इधर एक और क्वेश्चन देखो, एक और देख ले, क्लियर है भाई। तो अप्रोच देखो क्या हुई, मोल मॉलिक्यूल और फिर यूनिटरी मेथड, मोल मॉलिक्यूल और फिर यूनिटरी मेथड। इसको याद कर लो कि पहले मोल और फिर उससे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दे तो सीधा यूनिटरी मेथड। ठीक, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट टोटल ऑक्सीजन एटम इन 980 ग्राम H2SO4। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन दिया है और इसमें आपको गिवन मास दे दिया 980 ग्राम H2SO4 का, और हमसे टोटल ऑक्सीजन एटम पूछे हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो गिवन मास क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन ने दिया है 980 ग्राम। तो जब गिवन मास देता है तो हम पहले मोल जाए, मोल हो गया 980 अपॉन कौन सा एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हम बहुत बार मोलिकुलर मास निकाल चुके हैं इसका 98 आता है। तो इसके मोल कितने आ गए बच्चों 10 आ गए। अब हमें क्या निकालना है, मोल के बाद मॉलिक्यूल। तो अभी अभी मैंने क्या बताया, मॉलिक्यूल को आप सीधा कैसे निकालो, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर आ गया, तो कितने आ गए 10 Na आ गए, ये मॉलिक्यूल आ गया। अब हमें निकालना है ऑक्सीजन एटम, तो जो यूनिटरी मेथड लगेगा ना बच्चों, ऑक्सीजन एटम और मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा। कैसे लगेगा देखो दोबारा देख लो, यहाँ आप क्या लिखोगे मॉलिक्यूल, और यहाँ क्या लिखोगे ऑक्सीजन एटम। अब हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में देखो कितने हैं बच्चों, देखो 4 एटम है, कितने एटम है यहाँ पे 4, तो एक मॉलिक्यूल में 4 है, तो 10 Na में कितना होगा, तो उसे हम क्या मान के चलेंगे x मान के चलेंगे, और अब क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो कितना हो गया x इक्वल टू 40 Na, x इक्वल टू कितने हो गए हमारे पास 40 Na, यानी टोटल इतने ऑक्सीजन एटम हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको समझ में आया कि हमें मोल निकालना हो, मॉलिक्यूल निकालना हो तो क्या अप्रोच करनी होती है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे जहां पर हमें दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में अब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि x ग्राम ऑक्सीजन यानी O2, x ग्राम ऑक्सीजन ऑक्यूपाई 45.2 लीटर एट STP। ठीक है, उसने क्या बोला हमारे पास, हमारे को बोला है कि x ग्राम ऑक्सीजन है वो कितना ऑक्यूपाई कर रही है 45.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है STP पे। कैलकुलेट, कैलकुलेट, ऑब्वियस सी बात है क्या पूछा होगा वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करना है। अब बच्चों कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो अपन क्या करते हैं थोड़ा सा डाटा और सिंपल बना लेते हैं, इसको 45.4 लीटर कर देते हैं, तो इससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, कैसे आसान होगी वो अभी हम देख लेते हैं, तो करते हैं सॉल्व। हमें अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो बच्चों ये दिया हुआ है गिवन मास ऑक्सीजन का दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ है एचटीपी पे। तो अब देखो उन्होंने दो चीजों को बच्चों यहां पर क्लब किया, किसको क्लब किया है, दो डिफरेंट वैल्यूज को। ये हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास से मोल देगा, ये हमारे को वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7 से मोल देगा। और ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के मोल यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के लिए मोल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी
सेम निकल के आएगी। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मोल इक्वल टू क्या है, मोल इक्वल टू है गिवन मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है, x ग्राम, अपॉन मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कितना है, 32। मोलिकुलर मास कितना है यहाँ पे, 32। तो हमारे पास यहाँ से बच्चों जो मोल आए वो मोल क्या है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब जरा यहाँ से देखें, यहाँ से बच्चों जब आप मोल निकालोगे तो कैसे निकलेगा, गिवन मास 45.4 अपॉन, अब यहाँ पे गिवन मास नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है, ये वॉल्यूम दिया है लीटर में। तो फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.7, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इससे हमारा ये कैंसिल आउट हुआ कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। तो हमें मोल की वैल्यू मिल गई, मोल कितना मिला, 2। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, ये 32 इंटू 2, जिसका आंसर क्या होगा, 64। यानी यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 64 ग्राम। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या किया है, दोबारा देखो। आपने क्या किया, गिवन मास से मोल निकाला। कैसे निकाला, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। ठीक है, तो x बाय 32 आया। आपने वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.7 करके भी मोल निकाला, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स। अब ये जो मोल है ये ऑक्सीजन का मोल है और ये भी मोल है ऑक्सीजन का, तो दोनों को इक्वल कर दो। तो हमने मोल इक्वल टू क्या किया, x बाय 32 जो आया उसको 2 के इक्वल किया। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया, 32 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 64 ग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ से वैल्यू आ गया x का। तो 2 डिफरेंट फॉर्मूले को क्लब करके धीरे धीरे इसमें वेराइटीज चेंज करके आपके मोल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों अप्रोच तभी आपको क्लियर हो गई है बहुत ही अच्छे से कि मोल, मोल से हमें मॉलिक्यूल निकालना होता है, मॉलिक्यूल के बाद हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं और जो भी हमें से पूछ रहा है, एटम पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है, जो भी एक्स वाई जेड वैल्यूज पूछ रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते आगे। कुछ और बहुत ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जहाँ पे आप लोग दिक्कत आती है, आप लोगों को अटकते हो। अच्छा, इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में ग्राफ बनाना भी सीखा था, हम उस ग्राफ के भी कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते आगे। जैसे कि एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, अटकते हैं। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। बच्चों फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मार्क में कर देता हूँ, इसको स्माइली बना देता हूँ क्योंकि ये आपकी तरफ ऐसे ही हंसेगा। तो क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O in 18 ml ऑफ H2O या वाटर ले लो आप, एट STP। यानी STP पे आपको 18 ml 18 ml पानी दिया हुआ है और इस 18 ml वाटर में हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप लोग इसे सोल्व करो और फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका डिस्कशन। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे अभी। अब ज्यादातर बच्चे इसमें क्या करते हैं, ये ज्यादातर बच्चों की अप्रोच है कि सर एसटीपी दिया है, एसटीपी दिया और हमें वॉल्यूम दिया है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7 कर देंगे। लेकिन बच्चों जब मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया आपको बहुत क्लियरली लिखाया कि वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए ही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। एसटीपी का मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमारा कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर हमारा कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो H2O की फिजिकल स्टेट होगी वो लिक्विड और सॉलिड हो सकती है, या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी। आपको होता है 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वाटर के लिए क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, और आइस के लिए क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ये तो क्लियर है कि जो वो H2O है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट तो नहीं होगा। ये पॉइंट तो आपको क्लियर है कि एसटीपी जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में है उस पे H2O गैसियस में तो प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब बच्चों उस फॉर्मूले पे दोबारा जाते हैं, उस फॉर्मूले पे दोबारा जाते हैं। क्या था फॉर्मूला, मोल इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ गैस, देखो मैंने क्लियरली लिखा है इन लीटर एट एस टी पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 22.7 करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये गैसियस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, एस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पर नहीं आएगा इस फॉर्मूले से आंसर। आप कैसे करेंगे? तो सोचो सोचो, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज की क्लास का ये पहला होमवर्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इसका जो आंसर है, जिसमें आप ज्यादातर गलतियां करते हो, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन मैंने बताया। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओनली गैसियस स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए ये हम यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो H2O की फिजिकल स्टेट होगी वो गैसियस तो नहीं होगी एसटीपी पे, ये तो हमें क्लियर है। अब बात आती है सर इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो ये आप लोगों के लिए आज की क्लास का होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताओ तो जाने कि कौन कौन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम अब डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही 2 से 3 लाइन में इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक, तो ये आज की क्लास का हमारा एक होमवर्क हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मोल का ये हमारा बेस था जो हमने यहाँ पर कवर किया, यहाँ पर आपके सामने रखा। ठीक है, अभी मोल में भी और बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको निकालने आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने आ गए, आपको ग्राफ बनाना भी आ गए। हाँ, और हमने अभी तक देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी के ऊपर बेस कोई क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व नहीं किया है, नहीं किया है ना। ये हमारा पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। अब यहाँ से ये जो एप्लीकेबल है ना, ये सिर्फ कौन सी फिजिकल स्टेट के लिए एप्लीकेबल है? ओनली गैसियस के लिए एप्लीकेबल है। ये भी तो हमारा है फोर्थ फॉर्मूला, इससे रिलेटेड तो हमने कोई क्वेश्चन अभी यहाँ पे सॉल्व किया ही नहीं है। तो यहाँ से बच्चों देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक और फॉर्मेट में डिराइव कर रहा हूँ ताकि आपको वो क्लियरिटी भी आए कि अगर हमें उससे जरूरत यूज करने की जरूरत पड़ी तो कैसे जरूरत करें, कैसे यूज करेंगे। तो एन इक्वल टू क्या हो गया? पीवी बाय आर टी, होता है कि नहीं होता है? एन हमारा क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है, विच इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी। ये क्लियर? मोल हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, वॉल्यूम वाली टर्म को इधर ले जा रहा हूँ और मोलर मास वाली टर्म को मैं इधर ला रहा हूँ। ये तो क्लियर है? चलो ठीक है, तो यहां से जब आप ऐसा करोगे तो देखो ये क्या हो गया, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम विच इज इक्वल टू पी एम एम, या एम एम का मतलब मोलर मास अपॉन आर टी। ठीक है, पी एम बाय आर टी, ये हमारा क्या है? ये हमारा पी एम बाय आर टी है। ये गिवन मास अपॉन वॉल्यूम आ गया। अब आपको पता है कि डेंसिटी डिफाइन होती है, कैसे डिफाइन होती है? मास अपॉन वॉल्यूम से। तो ये जो टर्म है ना बच्चों, ये क्या बन गई? ये बन गई डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ गैस विच इज इक्वल टू व्हाट? गिवन मास अपॉन वॉल्यूम विच इज इक्वल टू व्हाट? पी एम बाय आर टी। ये m हमारा मोलर मास है, m को मैं mm को यहाँ पर मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप mm ही ले रहा चलने दो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या आ गया? p इज योर प्रेशर, mm इज योर मोलर मास। ठीक है, किसका मोलर मास होता है ये? तो ये मोलर मास होता है किसका? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन आर टी, अपॉन क्या आ गया? ये आर टी आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज योर डेंसिटी ऑफ गैस निकल के आ गई, डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू पी एम बाय आर टी। ये क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? तो अगर आपको डेंसिटी ऑफ गैस निकालनी है जो कि टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट कर रही है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू क्या हो गया? पी एम बाय आर टी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल। हम क्वेश्चन की तरफ जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें अगर यहाँ पे ग्राफ बनाना है तो फर्स्ट ग्राफ हमें बनाना है जैसे कि डेंसिटी वर्सेस प्रेशर के बीच में।
एंड जब डेंसिटी वर्सेस प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो रिमेनिंग जो फैक्टर्स है वो उसको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। रिमेनिंग को हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। तो देखो क्या इक्वेशन है मेरे पास, D इक्वल टू पी एम बाय आर टी। लास्ट क्लास में हमने बच्चों ग्राफ बनाना सीखा है, तो मैं यहाँ से वापस आपको उसी डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ। वही चीज आपको यहाँ पर दोबारा से देखने की जरूरत है। तो जो पहले लिखा है डेंसिटी, देखो यहाँ डेंसिटी है और यहाँ प्रेशर है। जो पहले लिखा है डेंसिटी उसको हम क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। बाद में क्या लिखा है p, तो p को आप क्या मानोगे, x, तो इसको तो मान लो x। अब देखो m बाय आर टी, क्या बचा हमारे पास, m बाय आर टी, तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो y इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन आई। और y इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन का बच्चों जो ग्राफ होता है वो कैसा निकल के आता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी जब डेंसिटी वर्सेस किसका ग्राफ बनाओगे, प्रेशर, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अब बच्चों ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल हमारा थीटा कहलाता है। अगर ये थीटा है तो ये जो टेन थीटा होगा ये हमारा स्लोप होगा। ये हमारा क्या है, स्लोप। तो जब आप कंपेयर करोगे तो ये जो m होता है ना, इसी को बच्चों हम स्लोप बोलते हैं। और m यहाँ पर किसके इक्वल है, स्लोप यहाँ पर इक्वल है किसके, m बाय आर टी के। स्लोप किसके इक्वल है यहाँ पे, m बाय आर टी के। ये क्लियर। तो अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल देगा। कैसे डाला, ऐसे डाला। उसने एक और ग्राफ दे दिया आपको। ये दो ग्राफ है हमारे पास जो कि डेंसिटी वर्सेस किसके बीच में है, प्रेशर के बीच में है। उसने बोल दिया कि ये जो ग्राफ है इसके लिए जो गैस हमने यूज की है, लेट से गैस 1 है, इसका मोलर मास उसने m1 बोल दिया। ये जो ग्राफ है इसके लिए जो गैस यूज की है वो गैस 2 है, इसका मोलर मास हमें m2 बोल दिया। ठीक है। तो हमें m1 और m2 में रिलेशन बताना है। हमें किस में रिलेशन बताना है, m1 एंड m2 में। तो बता देते हैं m1 और m2 का रिलेशन। अब कैसे करें, तो हमें क्या करना होता है इस केस में बच्चों, स्लोप कंपेयर करनी होती है। क्या कंपेयर करनी होती है, स्लोप। ये थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक। इसको मैंने थीटा 1 बोल दिया, इसको मैंने थीटा 2 बोल दिया। तो क्लियरली विजिबल है कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, थीटा 2 होगा। ठीक है। तो अब क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा 1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, टेन थीटा 2 से। ये क्लियर, टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2। ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा स्लोप हुआ। तो हमने क्या बोला, स्लोप 1 इज ग्रेटर देन स्लोप 2। ठीक है। अभी अभी समझाया, ये अगर थीटा है तो टेन थीटा हमारा स्लोप देता है, और स्लोप की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल है, m बाय आर टी। यानी m1 बाय आर टी इज ग्रेटर देन m2 बाय आर टी। ये क्लियर है, m1 बाय आर टी इज ग्रेटर देन m2 बाय आर टी। आर टी से आर टी कैंसिल आउट हो गया, यानी फर्स्ट का जो मोलर मास है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा किससे, सेकंड के मोलर मास से। m1 इज ग्रेटर देन m2 होगा, यानी मोलर मास हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या समझ में आया, दोबारा देख लेना। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों। उसने दो डिफरेंट ग्राफ दे दिए, किस किस के बीच में, डेंसिटी वर्सेस प्रेशर के बीच में। जब डेंसिटी वर्सेस प्रेशर के बीच में दो डिफरेंट ग्राफ दे दिए तो वो बोल रहा है बताओ इस केस में मोलर मास m1 है, इस केस में मोलर मास m2 है। आपको बताना है कि m1 और m2 में से किसका मोलर मास ज्यादा होगा। क्लियर। तो अब कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, इसका एंगल थीटा 1 मान लो, इसका एंगल थीटा 2 मान लो। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि थीटा 1 की वैल्यू जो है वो थीटा 2 से ज्यादा है। तो हमने लिखा थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। तो टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अब टेन थीटा इज व्हाट इज योर स्लोप, उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जब कंपेयर किया तो m की वैल्यू m बाय आर टी आई। तो देखो टेन थीटा 1 को m1 लिख दिया, टेन थीटा 2 को m2 लिख दिया। m1 इज ग्रेटर देन m2 हो गया, m1 की वैल्यू रखी m1 बाय आर टी, m2 की वैल्यू रखी m2 बाय आर टी, आर टी से आर टी को कैंसिल कर दिया, तो हमारा मोलर मास ज्यादा आ गया किसका, 1 का। तो बच्चों ये ग्राफ के एक सेकेंड वेराइटी के क्वेश्चन है जो कि आपको आगे अब देखने को मिलेंगे। यानी वो अलग अलग ग्राफ आपको दे देगा, एक ही ग्राफ के अंदर अलग अलग लाइनें ड्रॉ कर देगा।
आपको कभी स्लोप से कंपेयर करना पड़ेगा, कभी किसी और वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी अब हमारे को आने चाहिए। ये धीरे धीरे हम ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस है या जेई मेंस के क्वेश्चंस है या जेई एडवांस के क्वेश्चन है, इस तरह के कंसेप्ट वहाँ पर यूज होते हैं। वो अलग अलग ग्राफ हमें देता है, जैसे कि जो मैंने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 दिया हुआ है, उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट जब आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 लोगे तो उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक ग्राफ और जब हम ग्राफ की बात कर ही रहे हैं, हमने डेंसिटी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाया, तो क्यों ना एक ग्राफ और कर लिया जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ किस किस के बीच में है कि वो बोल रहा है कि प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम के बीच का ग्राफ। ऑब्वियस सी बात है, हमें बनाना आता है, लास्ट क्लास में हमने बनाना सीखा था। तो जब आप प्रेशर वर्सेस, उसके लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा तरीका भी समझाया था, और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि आप बेसिक मैथमेटिक्स के ग्राफ जो अभी आपकी फिजिक्स की लेक्चर्स हुई हैं उसे एक बार देखो तो आप बेसिक ग्राफ कवर कर पाओगे। तो अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि हमारे पास ये यहाँ पे दो ग्राफ हैं। प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ये आप सभी को क्लियर है। प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम का जो ये ग्राफ होता है, ये कैसा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन ने ही दे दिया हमें, अब हमें तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ क्वेश्चन आपको दे रहा है कि ये ग्राफ है। उसने बोल दिया कि ये T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे है, और इस प्रोसेस में जो मोल है वो हमारे क्या है? कांस्टेंट है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बोल रहा है मोल हमारे क्या है? कांस्टेंट है। तो अब वो बोल रहा है कि आपको T1 एंड T2 में रिलेशन बताना है। T1 एंड T2 के बीच में क्या बताना है बच्चों? रिलेशन बताना है। T1 एंड T2 के बीच में क्या बताना है? रिलेशन बताना है। अब ये रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करें, ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको सोल्व करने का। आपको पता है, क्या पता है कि PV इक्वल टू क्या होता है? NRT। PV इक्वल टू क्या होता है? NRT, बिल्कुल पता है। तो हम क्या करें, पहले इस फॉर्मेट में लेके आए, इधर प्रेशर रखें और इधर 1/वॉल्यूम रखे। प्रेशर इक्वल टू NRT इंटू 1/वॉल्यूम रख दिया। प्रेशर इक्वल टू NRT इंटू 1/वॉल्यूम, ये हमने रख दिया, तो हमारे पास आ गया। तो अब जब कंपेयर करेंगे तो बच्चों ये बना मेरा y, दिस इज माय x, और ये मेरा क्या हो गया? स्लोप। तो y इक्वल टू कैसी इक्वेशन आई? mx की इक्वेशन आ गई। तो अब बहुत क्लियरली यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो जो स्लोप है m इक्वल टू क्या हो गया? अरे NRT हो गया ना। स्लोप की वैल्यू यहां से किसके इक्वल हो गई? NRT के इक्वल हो गई। अब तो बहुत आसान है, अगर हमने स्लोप कंपेयर कर लिया तो n और r तो कांस्टेंट है, तो हम t में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो क्यों ना आप इस एंगल को θ1 मान लो, ये आप खुद मान लो, और इस एंगल को आप θ2 मान लो। मान लिया। तो अब आपको पता है, देखो θ1 ग्रेटर देन θ2, tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव वैल्यू है। स्लोप 1 ग्रेटर देन स्लोप 2, ये भी क्लियर है। तो स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? NRT 1 ग्रेटर देन NRT 2। n कांस्टेंट r कांस्टेंट, n कांस्टेंट r कांस्टेंट कैंसिल आउट, तो क्या रिलेशन निकल के आया? T1 ग्रेटर देन T2। तो ये हमारा यहाँ पर रिलेशन निकल के आया, किसके बीच में? टेम्परेचर के बीच में। एक बार दोबारा समझ लेना, एक बार मैं दोबारा आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे अब हमें इसी तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने आपको प्रेशर और 1/v के बीच का ग्राफ दे दिया, और इस ग्राफ में उसने यहाँ मार्क कर दिया T1, यहाँ मार्क कर दिया T2, और आपको बोल रहा है कि मोल को आप कांस्टेंट मानो और T1 और T2 में रिलेशन फाइंड आउट करो। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन में आप स्लोप से जाओ। हमें पता है कि प्रेशर और 1/v के बीच का लिए PV इक्वल टू NRT यूज करना है, तो यहाँ से प्रेशर इक्वल टू NRT इंटू 1/v आ गया। तो जो पहले लिखा है उसे y माना, जो बाद में लिखा है उसको x माना, और ये सारा कांस्टेंट है तो ये हमने m माना। तो y इक्वल टू mx की इक्वेशन है, ऑब्वियस सी बात है, वैसी इक्वेशन यहाँ पर उसने दी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो यहाँ पे बच्चों जो m होता है ये क्या है? आपका स्लोप, और ये स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल है? NRT के इक्वल है। स्लोप किसके इक्वल है?
NRT के। ये क्लियर हुआ? स्लोप इज योर NRT। ठीक है, अब NRT के इक्वल कर दिया हमने स्लोप के। अब कैसे करना है? तो देखो इधर स्लोप हमारा m जो है वो NRT के इक्वल है। हमने ये θ1 माना, ये θ2 माना। क्लियरली दिख रहा है कि θ1 की वैल्यू ज्यादा है किससे? θ2 से है। तो tan θ1 भी ज्यादा होगा किससे? tan θ2 से। ये भी क्लियर है। ठीक है, तो tan θ1 एंड tan θ2 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो tan θ1 ज्यादा है, इसका मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, m1 ज्यादा है m2 से। m1 की वैल्यू क्या है? nRT1 t1, और ये क्या है? nRT2 nr से nr कैंसिल आउट। यानी क्या आंसर निकल के आया हमारा? t1 ग्रेटर देन t2। क्लियर है बच्चों? कर पाओगे? एक और कर ले क्या क्वेश्चन इस तरह का? चलो आप लोग बोल रहे हो तो कर लेते हैं। तो जल्दी से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे को एक ग्राफ दिया हुआ है। अब ये ग्राफ है किस किस के बीच का? तो उसने बोला कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है आपके पास, अरे ये तो ऊपर ही चला गया। ये ग्राफ है आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का। किस किस के बीच का ग्राफ है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का ग्राफ। इधर टेम्परेचर लेना है, इधर वॉल्यूम लेना है। ये क्लियर? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ आ गया। ठीक है, चलो अभी आगे क्या करें? बढ़ते हैं आगे। तो आप देखो वो बोल रहा है कि ये प्रेशर P1 पे है और ये प्रेशर P2 पे है। आपको P1 और P2 में रिलेशन बताना है। ऑप्शन ए, P1 इज ग्रेटर देन P2 इक्वल टू P2। ऑप्शन ए बोल रहा है P1 इक्वल टू P2। ऑप्शन बी बोल रहा है P1 ग्रेटर देन P2। ऑप्शन बी ने क्या बोला? P1 ग्रेटर देन P2। ऑप्शन सी बोल रहा है P1 लेस देन P2। ये ऑप्शन हमें दिए रखा है। ऑप्शन डी ने क्या बोला? ऑप्शन डी बोल रहा है कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी रिलेशन करेक्ट नहीं है, कुछ अलग ही रिलेशन है जो आप निकालोगे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है और कमेंट बॉक्स में क्लियरली लिखना है कि जब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे, ये P1 है ये P2 है, तो कौन सा आपका आंसर आया है बच्चों? डेफिनेटली इसको आंसर करें। और इस क्वेश्चन का भी कंसेप्ट वैसा ही है। आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी से जाना है। पीवी इक्वल टू एनआरटी से जाके, चलो मैं ही डिस्कस कर देता हूँ, क्यों इतना आप लोग कष्ट करोगे, है ना? कष्ट, एक होमवर्क ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया। तो देखो बच्चों, पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। हमें ये तो पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसा करेंगे? ये मान लिया मैंने अगेन θ1 और ये मान लिया मैंने अगेन θ2, तो हमें स्लोप मिल जाएगी यहाँ से। तो पहले हम स्लोप निकालें और वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के फॉर्म में इक्वेशन को लाएं। तो लाओगे तो यहाँ से V इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाय पी, पी इधर आएगा तो बच्चों नीचे आ जाएगा ना, इनटू टेम्परेचर होगा। यही है वॉल्यूम डिवाइडेड, वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ गया? एन आर अपन पी इंटू टेम्परेचर आ गया। अब क्या करने का है? अब देखो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो ये मेरा y हुआ और ये मेरा x हुआ, तो ये मेरा m होगा। यानी यहाँ पर जो स्लोप निकल के आ रहा है उस स्लोप की वैल्यू क्या आई? तो स्लोप m इक्वल टू जब कंपेयर किया तो एन आर अपॉन पी आया। ये आ गया। अब हमें तो स्लोप आ गई है, हमें तो स्लोप कंपेयर करनी है। तो देखो ये T1 है ये T2 है, तो क्लियरली दिख रहा है T1 θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो tan θ1, दोनों तरफ मैंने 10 ले लिया, इज ग्रेटर देन tan θ2। ठीक है, तो ये स्लोप है, यानी m1 इज ग्रेटर देन m2। मैंने tan θ इज योर व्हाट? स्लोप। तो m1 इज ग्रेटर देन m2। m की वैल्यू रखो, एन आर अपॉन P1 इज ग्रेटर देन एन आर अपॉन P2। एक चीज याद रखना, ऐसे केस में उसने क्वेश्चन में लिखा होता है कि मोल को आपको कांस्टेंट रखना है। आपके मन में ये डाउट आएगा, सर आप आर तो समझ में आता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आप एन क्यों कैंसिल आउट कर रहे हो? तो बच्चों उसने मोल को भी क्या माना है? कांस्टेंट माना है। तो यहां से देखो क्या रिलेशन निकल के आया, 1 अपॉन P1 ग्रेटर देन 1 बाय P2
यानी P2 ग्रेटर देन क्या हो गया, P1। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। यानी इधर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है अब, मतलब अब क्या हो गया, P1 कम हो गया और P2 ज्यादा हो गया, तो P2 ग्रेटर देन P1, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। आपको क्या करना है, आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी से उस इक्वेशन को कंपेयर करना है, कंपेयर करके और थीटा 1 और इन सब में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर को तो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और मोल देखेंगे और कुछ स्पेशल केसेस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगा जो कि हम प्रैक्टिस सेशन के फॉर्म में वहां पर करेंगे क्लास के अंदर ही। तो बने रहिएगा, स्टे ट्यून रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और आज का लेक्चर थोड़ा सा हैवी होगा तो उसको दोबारा रिवाइज करिएगा। ठीक है, काफ़ी हमने मॉल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, बेसिक के हिसाब से आज का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, तो इन क्वेश्चंस को आप दोबारा से प्रैक्टिस करें, दोबारा से सोल्व करें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर ये वाली चीज़ एक बार दोबारा बता दीजिएगा, तो डेफिनेटली उसको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझेंगे। आप लिखना जरूर, लिखना ना भूलें। और एक ही क्वेश्चन दिया है मैंने आज होमवर्क के लिए, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन दिया ना होमवर्क के लिए, ये रहा कि हमें 18 ml वाटर दिया है एसटीपी पे, इसके हमें नंबर ऑफ मोल्स का आंसर करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप मजे से पढ़िए, शानदार पढ़िए और अच्छे से रिवाइज करिए और यहाँ पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बेसिक चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टाटा रहेगा, बाय रहेगा, अलविदा रहेगा, गुड नाइट रहेगा। थैंक यू।